वेलकम टू अ चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग का अभी एससीईआरटी और एनसीईआरटी का समरी का जो सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का आपका हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया था, तो ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारा अगला। जैसे फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 3 तक हो गया था, तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 10, या टोटल देख लेंगे 14 चैप्टर, क्योंकि आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा हमको सिलेबस आपका कवर करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे सारा का सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो अभी चैप्टर होने वाला है, ये चैप्टर नंबर 5 होने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 और देखते हैं कि आपका परीक्षा में इसके बारे में यहाँ से क्या कुछ आ सकता है परीक्षा में आपके। ठीक है, टीआरई आने वाले एग्जाम में। तो जैसे ही बिहार एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 आइएगा, तो इसका नाम है शिल्प और उद्योग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्हें सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। ठीक है, पुर्तगाली जब, जैसे कि पता है कि 1498 ईस्वी में यहाँ पे कालीकट आते हैं। कालीकट आने के साथ में ही यहाँ से सबसे पहले जो ये व्यापार स्टार्ट करते हैं, कपड़ों का सूती कपड़ों का व्यापार स्टार्ट करते हैं। इसी के जहाँ से कालीकट से इसको मतलब शुरुआत करते हैं व्यापार का, इसी के नाम पर इन्होंने इस व्यापार का नाम सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बारीक सूती कपड़ों को सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा गया, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो नाम आता है, आपको हो सकता है आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला क्या पूछा जाएगा कि कैलिको क्या था, तो कैलिको पुर्तगालियों द्वारा सूती कपड़ों का दिया गया नाम था। और मोसल क्या था, तो मोसल भी मतलब बारीक सूती कपड़ों को कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जिसको मोसल से शुरू होता था और मोसल नामक जगह शुरू हुआ था, उस कपड़े का नाम था मसलिन। याद रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षाएं हुए हैं, उसका जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसका भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूं, जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए, ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में। अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है, भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा, तो यहाँ पे आपका अगला पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड में 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया गया। ठीक है, 1813 ईस्वी में इंग्लैंड के द्वारा मुख्य व्यापार की नीति अपनाई गई। 1854 में
मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना कावास जी डाभर जी नामक पारसी व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया था कावास जी नानाजी डाभर के द्वारा। यहाँ पे इनका पूरा नाम यहाँ पर डाभर भी लिख सकते हैं, डाभर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। यह एक पारसी बिजनेसमैन थे। अगला पॉइंट है कि 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी तथा 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में मुंबई में सूती मिल स्थापित होता है और 1855 में पहली रिसरा में जूट मिल स्थापित होता है। तो 54 और 55 दोनों आप लोग लगातार है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट आता है निकल कर आपका यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं है कि 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार के सांकची नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो ये टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका। अगला पॉइंट अगर आता है इस चैप्टर में आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि देख सकते हैं कि 1927 में व्यापारिक हितों के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फीकी बोलते हैं, की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि FCCI किससे संबंधित है, तो ये व्यापार से संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में हुई थी। यही सब सवाल आपका TGT वगैरह में या जिसका सोशल साइंस होगा ना 6 to 8 में, वो सब सवाल पूछेगा इसमें से। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए कि भारत में सूती कपड़ा का उद्योग का मुख्य केंद्र मुंबई या जबकि जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल में था। ठीक है, प्राचीन मतलब भारत का जो सूती कपड़ा का उद्योग होता था, मतलब व्यापार जहाँ से होता था वो मुंबई से होता था, और जूट और चाय का जो उद्योग होता था वो बंगाल में इसका मुख्य केंद्र स्थित था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1923 में सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। कब किया, तो 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1920 में मजदूरों के हितों के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IITUC की स्थापना की गई। ठीक है, तो IITUC ऑल इंडियन कांग्रेस की कब स्थापना किया गया, 1920 ईस्वी में। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिए FICCI की स्थापना कब हुई, यानी कि वही जो हम बताएं FICCI फीकी की स्थापना कब हुआ था, जो मतलब व्यापारियों के लिए था, बिजनेस के लिए था, तो 1927 ईस्वी में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो वो बंगाल में था। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 5 था, चैप्टर 5 आपका चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में देख लेते हैं आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। तब जो मतलब मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा 1857 के बारे में मिलेगा। 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला करतूस था। ये सबको पता था कि जो मुंह से काटने के लिए यूज किया जाता था उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ था, जिससे दोनों लोगों के बीच में तनाव फैलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1856 में कानून बनाया गया कि भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए समुद्र के पार जाना पड़ेगा, और जबकि यहाँ पे हिंदू धर्म में माना जाता है कि समुद्र पार जाना मतलब सही नहीं है। तो इसका भी एक ये तत्कालीन कारण था इस कानून का 1857 की क्रांति का। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के छावनी में 34वें NI रेजिमेंट मंगल पांडे ने राइफल लेने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही माना जाता है। सबसे पहला अगर के जहाँ पे विरोध देखा जाता है तो ये 34वां ANI के जो रेजिमेंट थे उसके जो
वहाँ पे था मंगल पांडे, उसने राइफल चलाने से मना कर दिया था। इसका विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा वो शुरू हुआ था मेरठ से आपका। अगला पॉइंट है, एवं इसके बाद 11 को दिल्ली में हुआ, ठीक है। 10 मई को हुआ 1857 मेरठ से शुरुआत, और 11 मई को दिल्ली में हुआ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता चुना गया था। आप लोग याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर। बाद में अंग्रेजों बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के बाद कहाँ भेजा गया था, तो रंगून भेजा गया था, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और बेगम हजरत महल और नाना साहब गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चले गए थे, ये दोनों लोग। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन स्थापित किया। जैसे कि पता होगा, जब भारत में क्रांति होती है 1857 क्रांति, इस समय अंग्रेजों की तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि पूरी की पूरी वो उनका जड़ें हिल जाती है। इसके बाद से 1857 के बाद से जैसे 1858 को अधिनियम लाते हैं, उसके बाद जो शासन करने का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके हाथों से हटकर डायरेक्ट ब्रिटिश के क्राउन के पास चला जाता है। तो वही यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के पीएम पामस्टर्न, पीएम से पामस्टर्न याद रखिएगा इंग्लैंड के, तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ये भी आई है सवाल, ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और आपसे पूछ भी सकता है। इंग्लैंड के जो पीएम थे वो पामस्टर्न थे, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। महारानी जो थी विक्टोरिया थी, ठीक। तो ये समझ गए। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जगह का नेता कौन थे, वहाँ का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का दिल्ली में जो हुआ था उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर किया था। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब ने किए थे। लखनऊ में हजरत महल ने किए थे। और झांसी में आपको पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दो भाई कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आखिर फैज़ाबाद में किसने किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। खास करके देखिए, कानपुर वाला पूछा जाता है और दिल्ली वाला और मेरठ वाला, ये 3 जगह का बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन यहाँ का ये थे, नेतृत्व किसने किया था। तो कम से कम ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मौलवी लियाकत अली और इनायत अली थे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था। तब बहावी आंदोलन इसलिए भी फेमस हो जाता है कि आप बिहार का परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें पूछेगा कि इसका केंद्र कहाँ था, तो बिहार की राजधानी पटना में इसका केंद्र था, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है। तो इसमें देख लेते हैं आपका क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 1781 में इसका नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा शिक्षा में क्या बदलाव किया जाता है, इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ने को मिलती है। जब ये आप किताब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे मेंशन किया गया है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था क्या था और अंग्रेज आने के बाद उसमें क्या अपने हिसाब से बदलाव किए गए हैं। तो जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया था मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर लिया हूँ। क्या है कि 1781 ईस्वी में कोलकाता में मदरसा एवं बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। कब? 1781 ईस्वी में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की गई। पूछा जाता है बहुत बार कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। और किसने किया था ये भी याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया था। पूछेगा और बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा किया गया है, तो सर विलियम जोन्स याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि 1854 में
शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए वुड डिस्पैच की नीति लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वुड डिस्पैच की नीति किससे संबंधित था? तो शिक्षा में सुधार के लिए। इसी अगला पॉइंट है कि 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। VVI है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता में किया था। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में कोलकाता में किया था। ठीक, अगला पॉइंट निकल के आपके आता है यहाँ पे। अगला पॉइंट नहीं, चैप्टर नंबर 7 में जो भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे क्लियर होता है। अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। देखिए, बहुत सारे टीचर होते हैं, क्या होते हैं कि बताएंगे आपको 10 मिनट, बकैती करेंगे 25 मिनट। ठीक है, तो मेरे क्लास में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कि आप हमारे क्लास देखते होंगे तो ऐसा नहीं है। मैं इंटरटेन करने नहीं आता हूँ, सबसे पहली बात ये आप समझ लीजिए। मैं आता हूँ आपको पढ़ाने। मैं अगर के 25 मिनट ही पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा बस वही पढ़ाऊँगा। मैं इधर उधर के बातें मैं करने में बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं रखता कि अगर के बीच में हम आपको हंसी मजाक कराएं, आपको हंसाएं उसाएं, तो उस तरीका का मास्टर हम नहीं है, समझ गए। तो बस जो भी हमारा जो टॉपिक है बस उसको बताएंगे, बाकी इधर उधर के बातें करना होगा तो मैं सेपरेट वीडियो लाकर आपसे बातें कर लूँगा। ठीक है, तो आप बोर मत होइएगा। आप ये कहने का मतलब यही था कि बहुत सारे लोग बोर होने लगते हैं, वीडियो छोड़कर जाने लगते हैं। आप बर्दाश्त कीजिए, अच्छे से ये सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, देखिएगा बहुत सारे चीज़ यही में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, EV रामास्वामी नायकर ने 1925 में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की। ये इतना बार सवाल पूछा जा चुका है कि आप मतलब मत कहिए कितना बार पूछा गया, अनेकों बार पूछा गया है कि 1925 ईस्वी में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो EV रामास्वामी के द्वारा किया गया था। तो आप लोग ये चीज़ नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आइएगा तो दिया गया है, क्या है कि 1919 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया एवं 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। महात्मा गांधी के द्वारा 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच पुणे समझौते होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया? 1932 में गांधी जी के द्वारा। 33 में हरिजन साप्ताहिक पत्र निकाला गया और 26 सितंबर 1932 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पुणे समझौता होता है। ये दोनों के बीच में मतलब मतभेद हो गया था, जो कि गोलमेज का तीसरा सम्मेलन अगर कि आपको याद होगा तो 1932 ईस्वी में ही होता है। वहाँ पे ये दोनों के बीच में टकराव हो जाता है निर्वाचन मंडल को लेकर, तो उसी के बीच में यहाँ पे ये समझौता होता है, पुणे समझौता। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं तो उनको तुड़वाने के बीच में ये सब चीज़ होता है। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए, अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे कि BR अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया एवं 1927 ईस्वी में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर में जो भी MCQs दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके, उसको हम ऑनलाइनर के फॉर्म में लिख दिए हैं आपका। ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया। ठीक, अगला पॉइंट है कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो वो EV, जिसे आप स्टार्टिंग में ही बताएं हम, EV पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना 1925 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, बताए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ बताए थे आपको। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है आपका कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? वो किया गया था 1932 ईस्वी में। BR अम्बेडकर के द्वारा कब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया? तो 1924 ईस्वी में किया गया। ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ये VVI है आपका।
ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। बहुत लोग महात्मा गांधी मार देते हैं, गलत हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे अगला आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। इससे यहाँ से चैप्टर नंबर 8 आपका क्लियर होता है और चैप्टर नंबर 9 का प्रारंभ होता है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, ठीक है। सावित्रीबाई फुले ने बहुजन समाज की स्थापना की, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सावित्रीबाई फुले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। तो ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ है। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी के प्रयासों से ये चीज़ हुआ है। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए 2828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना की। आप वन लाइनर में कहीं पढ़े होंगे तो बस ये पढ़े होंगे आप लोग कि ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। तो इसका पर्पस क्या था भाई? तो इसका पर्पस था महिलाओं की स्थिति को सुधारना, उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पे इनकरेज करना, उसके अंदर जो शोषण हो रहा था उसको कम करना, समाज में उसकी एक स्थिति को बरकरार करना, यही सब सुधार के लिए ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था महाराजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं भूलना आप लोग। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कि प्रार्थना समाज की स्थापना MG रनाडे ने किया था, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे कहीं भी लिख देता है तो भूलिएगा नहीं। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, ये सारा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1882 ईस्वी में रामाबाई सरस्वती एवं रनाडे ने आर्य महिला समाज का गठन किया। कब? 1888 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह की मान्यता प्रदान करने के लिए, मतलब मान्यता प्रदान करने का श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। तो पूछता है आपका सवाल कि वो कौन से व्यक्ति थे जो विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में विधवा विवाह कानून पारित किया गया, ठीक। जैसे मैं ऊपर में बताया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा कानून लाया जाता है, उसी तरह यहाँ पे 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या हुआ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, वो होता है कि विधवा विवाह कानून पारित हो जाता है। आप जो पहले मतलब क्या मान्यता थी कि जिसका शौहर मर गया, यानी कि जिसका हस्बैंड मर गया, वो सती हो जाती थी। जिस चिता पर उसका आदमी जलता था उसी पर उसको बैठा दिया जाता था, वो भी जल जाती थी। उसको बोलते थे हम लोग कि सती हो गई है, यानी कि सती प्रथा था उस समय। उसी को 1829 में बंद कर दिया गया। और यह भी प्रथा था कि जो लोग विधवा हो जाते थे 1829 के बाद में, सती तो बंद हो गई, तो फिर भी मान्यता था कि वो विवाह नहीं कर सकते थे। वो जीवन भर, मान के चलिए किसी का 20 साल के उम्र में शादी हो गया और किसी कारणवश उसके हस्बैंड 22-25 साल में अगर के डेट कर जाते हैं तो उसको ज़िंदगी भर वहाँ पे शादी नहीं करना था। तो उसी को लेकर यहाँ पे कानून लेकर आया जाता है 1856 ईस्वी में, विधवा पुनर्विवाह कानून की। इसमें आप दोबारा भी शादी कर सकते थे, ऐसा समाज से ये कुरीति को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि जैसे कि देख सकते हैं रामाबाई के द्वारा पुणे में विधवा गृह की स्थापना किया गया, ठीक है। विधवा गृह की स्थापना किसने की? रामाबाई के द्वारा ये किया गया था। अगला पॉइंट है आपका कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और स्वयं विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वयं विवेकानंद जी के द्वारा वहाँ पर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया भाषण भी आज भी वायरल होता है कभी कभी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, जो कि था, भूलना नहीं ये सब चीज़। ये सब बहुत ही क्रीम चीज़ है ये सब। जब आप किताब पूरा पढ़ जाइएगा तो ये सब चीज़ आप देखिए, ये सब डाटा इकट्ठा करने में कम से कम आपको 20 पेज और 30-30 पेज पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़िएगा तो बहुत नीरस लगेगा, आप भाग जाइएगा। इसीलिए आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे ये सब चीज़ लेकर आया हूँ। केवल केशव चंद्र सेन के द्वारा 1871 में स्पेशल मैरिज एक्ट बिल
पटना में तैयार किया गया। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट जो था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक, अब यहाँ से चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है, स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में कोई दो ही बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था, जिसका चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन एवं शाही बदलाव। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे सामने निकल कर आता है कि चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है कला क्षेत्र में परिवर्तन। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है एवं 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में इसका प्रदर्शनी लगाया गया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं बिहार का मधुबनी जो पेंटिंग है कितना फेमस है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि आपका क्या है, आनंद मठ है एवं वंदे मातरम की जो रचना था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतेंदु को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनकी रचना भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा प्रमुख हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा क्या कौन यहाँ पे रचयिता हैं, तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र मारना होगा। साथ में भारत दुर्दशा, इनका दो जो बुक है ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। पहला भारत दुर्दशा और दूसरा अंधेर नगरी चौपट राजा। और गबन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गबन उपन्यास भी प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया है, ये भी नहीं भूलना है आपको। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग नामक उर्दू समाचार पत्र निकाले थे, जो भूलना नहीं है। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना किए थे, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के बीच में जो होता है। ठीक, इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखे होंगे आप लोग। उसके बाद का जो यहाँ पे क्रांतिकारी दौर चलता है वो चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है। ठीक, इसमें है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया गया, जिसके द्वारा भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसमें उस समय 72 लोग थे, 72 प्रतिनिधि थे वहाँ पे। ठीक है, एओ ह्यूम को मुख्य संगठनकर्ता बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा गया है, उसको एओ कर लीजिएगा। एओ ह्यूम को मुख्य संगठनकर्ता बनाया गया और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन को बंगाल को 2 भागों में विभाजन करने का घोषणा किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। साथ ही साथ 1909 ईस्वी में, जैसे कि पता होगा, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना किया जाता है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की। इसी के ठीक है, किंग्सफोर्ड की यहाँ पे हत्या की। किंग्सफोर्ड की जगह प्रैगले कैनेडी की बग्गी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि किंग्सफोर्ड इस गाड़ी पर जा रहा है। बग्गी जानते हैं, जो घोड़ा गाड़ी नहीं होता है एक, उसको बग्गी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें वो चारों तरफ से कवर रहता है, तो लोग सोचते हैं कि इसमें किंग्सफोर्ड होगा और उसको मारने के चक्कर में उसमें कोई और रहता है, उस पर बम फेंक दिया जाता है। जो कौन थे उसमें? प्रैगले कैनेडी थे। 30 अप्रैल 1908 पर उस पर बम फेंका जाता है। 22 जून 1908 में केसरी एक पत्रिका है, उसमें तिलक ने लिखा कि 1857 में पुणे में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की। सबसे पहले यहाँ पे जो प्लेग कमिश्नर था उसका हत्या का उजागर किया गया था केसरी पत्राचार में। ठीक है, जिसको पत्रिका था यहाँ पे तिलक का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब डिटेल में पढ़िएगा तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह
का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था। आपको पता होगा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, भारत में चंपारण में किया था और विदेश में साउथ अफ्रीका में किया था, तो याद रखिएगा। चंपारण में 3/20 यानी कि जिसको 3 कठिया प्रथा था उसको समाप्त कराया। ठीक है, 3/20 का मतलब कि अगर कि आपके पास जितना भी खेत हो, मान के चलिए 20 कट्ठा खेत हो, उसमें 3 बटा खेत पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। नील का खेती करने से क्या होता था, ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी और उस पर दूसरा कोई ये फसल नहीं उगते थे, भूमि बंजर हो जाती थी। तो यही प्रथा को चंपारण में गांधी जी के सहायता से समाप्त किया गया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया, जिसको लेकर 16 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पता होना चाहिए ये चीज़ को। उसके बाद आता है कि पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हो रहे सभा पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुआ, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, खिलाफत आंदोलन क्या है इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डिटेल में कवर किया है इसको। अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी कर्ण रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन में ये कुछ यहाँ पे गलती दिया है दोस्तों, इसको हम रहने देते हैं। जैसे कि पता होगा जो जालियांवाला बाग हुआ था उसको मतलब नाराजगी के जाहिर करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड के उपाधि अपना लौटा दिया था और जो गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। हो सकता है यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए हमको बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। देख लीजिए अगला पॉइंट यहाँ पे कि सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी तथा मदरलैंड इसने अखबार निकाला था। ये दोनों चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। ये चीज़ नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो 35 पेज का है, उसमें से इतना जो भी पॉइंट है लिख दिया है यहाँ पे। CR दास, जिसको चित्तरंजन दास बोलते हैं, एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किए। ठीक है, और JLN जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकल के आ जाता है कि लाहौर अधिवेशन में यहाँ पे ये पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का। जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस में मनाया था। ये चीज़ भी याद रहना चाहिए। गांधी जी के द्वारा 79 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा सवाल आता है आपका। टोटल दांडी मार्च में समर्थक कितना थे, तो 79 समर्थक थे। उसके बाद कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती से शुरू हुआ था। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। गांधी जी ने 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की एवं करो या मरो का नारा दिया। ठीक, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों का सिद्धांत को स्वीकार किया। 2 राष्ट्र का सिद्धांत है जो कि वर्तमान में देखते हैं भारत और पाकिस्तान, इसका जो स्वीकार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1930 में ही स्वीकार कर लिया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग को माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग किया था कि मतलब हम लोग के लिए एक अलग देश होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है कि माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक यहाँ पे 2 देश बने। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला चैप्टर आता है आपका यहाँ से चैप्टर नंबर 13। इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है
स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। जैसे ही 15 अगस्त 1947 होता है, हमारा भारत आज़ाद होता है, उस समय के बाद देखते हैं कि क्या दशा थी यहाँ पे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका किताब में दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 300 प्रतिनिधि देश भर से चुनकर आए थे। संविधान के कुल कुछ भाग को 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया। जिस दिन संविधान को अपनाया गया, उसी दिन बहुत सारे भाग को वहाँ पे अपने ये लागू कर दिया गया था। लेकिन बाकी संविधान को सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को वहाँ पे लागू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि वन, कृषि आदि को समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, याद रखिएगा। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। ये सबसे पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर गठन हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो जाते हैं। 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा का गठन होता है। 2001 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण होता है, और फिर 2001 में ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का यहाँ पे निर्माण होता है, और 2001 में ही बिहार और झारखंड जो दो राज्य थे ये आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अगर के आइएगा तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, देख सकते हैं क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत कब किया गया, तो 1884 ईस्वी में, जिसको सिख दंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सिख दंगा जो हुआ था यहाँ पे 1984 ईस्वी में, इसी के नाम था। अगला पॉइंट आते हैं, तो अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका क्या है, जैसे कि देख सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 13 समाप्त होता है। और चैप्टर नंबर 14 पढ़िएगा तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो कि क्लास 8 का हिस्ट्री था वो समाप्त होता है। आपने बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ तक देख लिया, तो बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं आप। और इसके बाद 9th 10th भी आप कंटिन्यू रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कि जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है, पूछा जाता है बहुत बार, तो उसको यहाँ पे हम इंक्लूड कर दिए गए। भारत के महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन। ठीक है, 1851-52 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।